हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज़ माय 17th लेक्चर ऑफ माय हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़। और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली अगर कोई भी इवेंट या कोई भी रिवॉल्ट या कुछ भी ऐसा कुछ आएगा तो हम इसको 4-5 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ थे इस रिवॉल्ट के पीछे। ठीक है, ये रिवॉल्ट हुआ तो क्यों हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे इससे रिलेटेड। ठीक है, किनका क्या क्या योगदान था इस रिवॉल्ट में, या फिर कोई भी अगर इवेंट आएगा हम उस इवेंट में कौन कौन से लीडर्स एसोसिएटेड थे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर वो कोई भी इवेंट फेल हुआ तो वो फेल क्यों हुआ था, क्या क्या रीजंस थे उस इवेंट के फेलियर के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूट्स थे उस रिवॉल्ट के या उस इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, एंड लास्ट में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हम बारे में बात करेंगे कि आफ्टर दैट इवेंट, अगर वो इवेंट हैपन हुआ, वो इवेंट हुआ, ठीक है, तो उस इवेंट होने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे। ठीक है, और कौन कौन से नए नए लॉज आए उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। सबसे मैंने इस लेक्चर को बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया है, जिससे आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए और आपको याद रहे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो बेसिकली 4 कॉजेज़ थे। सबसे पहला था मिलिट्री कॉज, सेकंड था पॉलिटिकल कॉज, थर्ड था इकोनॉमिक कॉज, एंड द फोर्थ था हमारा कल्चरल एंड रिलीजन कॉजेज़। ठीक है, तो मेनली एक कोई कारण नहीं था इस रिवॉल्ट के होने का, कई सारे कारण थे, सब अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण था। ठीक है, कि वो लोग परेशान हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो हमारे ऊपर राज कर रही थी उस समय। ठीक है, तो ये अलग अलग कारणस थे, अलग अलग कॉजेज़ था इस रिवॉल्ट का होने का। हम बारी बारी से हर एक कॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था इस रिवॉल्ट के पीछे वो क्या था, वो था ग्रीस कार्टेजेस का। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक एनफील्ड राइफल उन्होंने मंगाई थी, नई राइफल मंगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और उन्होंने ये राइफल्स जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको दी। ठीक है, और उनसे बोला गया कि आपको अब से इस राइफल का यूज़ करना है। ठीक है, और उसमें जो मेन कारण था वो क्या था कि जो उसकी कार्टेजेस थी, जो उसकी हम लोग बोलते हैं कारतूस जो थे, उसका जो परत थी ऊपर की, ठीक है, वो किससे बनी हुई थी, वो बनी हुई थी एनिमल फैट से। ठीक है, उसमें सुअर और गाय की चर्बी से बनाई गई थी वो ग्रीस। ठीक है, अगर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो एक मूवी है मंगल पांडे, आप उसको देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा उसे देखने में। इस लेक्चर के बाद आप वो मूवी ज़रूर देखना अगर आपका मन करे तो, उससे आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 का काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि उस टाइम क्या क्या चल रहा था। ठीक है, चलिए, तो जो मेन रीज़न था वो क्या था, वो था हमारा क्या, एनिमल फैट। ठीक है, तो वो उन्होंने वो जो कार्टेजेस की जो ग्रीस थी ना, उस ग्रीस को बनाने के लिए सूअर की और गाय का चर्बी मिलाई थी। तो अब ये दो चीज़ क्यों, क्योंकि उनके में जनरली जो सोल्जर्स थे वो दो ही थे, या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। ठीक है, तो कहते हैं कि जो काऊ होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है। ठीक है, और जो पिग होता है, जो सुअर होता है, वो मुस्लिम्स के लिए हराम होता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। प्लीज़ कोई माइंड मत करना, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो गई थी। ठीक है, तो एक ये बहुत ही बड़ा मेन रीज़न था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, सेकंड रीज़न जो था मिलिट्री कॉज में, जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या था कि एन इंडियन सोल्जर वर नॉट पेड इक्वल सैलरी फॉर इक्वल रैंक एंड इंग्लिश सोल्जर पेड मोर सैलरी। क्या होता था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, ठीक है, सेम पोस्ट के लिए जो सैलरी इंग्लिश सोल्जर्स को मिलती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खुद के सोल्जर्स थे, इंग्लिश सोल्जर्स थे, उनको जो सैलरी मिलती थी वो सेम सैलरी इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलती थी अगर वो सेम रैंक के होंगे तो। ठीक है, सेम रैंक के इंडियन सोल्जर्स को वो सेम सैलरी नहीं मिलती थी। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा सैलरी मिला करती थी, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत कम सैलरी मिला करती थी। ठीक है, उनका जो प्रमोशन का चांस था, चांस ऑफ प्रमोशन वाज ऑलमोस्ट नील। जो इंडियन सोल्जर्स का जो प्रमोशन का चांसेस जो होते थे वो एकदम नील होते थे, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। ठीक है, नो अलाउंसेस एज प्रोमिस्ड इन पुशिंग अब्रॉड। अगर इंडियन सोल्जर को किसी बाहर भेजा जाए, इंडिया के बाहर भेजा जाता था उस टाइम,
तो उनको कोई अलाउंसेस नहीं मिलता था, कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलते थे। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, अगर उनको भेजा जाता था तो उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते थे। अब क्या होता था, उनकी एक परंपरा हुआ करती थी, ऐसा लोग माना करते थे उस टाइम, कि अगर तुम बाहर अपने इंडिया से बाहर जाओगे, ठीक है, तो तुम अपने कास्ट और रिलीजन को खो दोगे, ठीक है, ऐसा ये लोग माना जाता था, ये लोग मानते थे, ठीक है, उस टाइम। तो लॉस्ट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स आइडेंटिटीज ड्यू टू पुशिंग अब्रॉड, अगर कोई भी इंडियन सोल्जर बाहर जाएगा तो उसकी कास्ट से उसको निकाल दिया जाएगा, उसके रिलीजन से उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लोग वहाँ पे मानते थे। तो एक जो लोग बाहर जाते थे तो वो, अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो सोल्जर्स थे वो लोग बाहर जाते थे, फिर जब वो वापस अपने गांव आते थे, अपने लोगों से मिलने आते थे, तो कोई उनको अपनाता नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक और पॉइंट है, वो क्या है, रेगुलर ह्यूमिलिएशन ऑफ सोल्जर बाय ऑफिसर्स। अब इनको टाइम टू टाइम क्या करते थे, जो ऑफिसर्स थे वो इनको ह्यूमिलिएट करते रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होता था इन सोल्जर्स का, ठीक है, ज़बरदस्ती गाली देना, उनको काला बोलना, सुअर बोलना, ऐसा बोलते थे वो लोग। जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो इंडियन ऑफिसर्स को या इंडियन सोल्जर्स को ऐसा बोलते थे। तो ये भी उनके यहाँ मन में कहीं ना कहीं पिंच करती थी, कहीं ना कहीं क्या बहुत ह्यूमिलिएशन उनको फील होता था। इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में मिलिट्री का जो है बहुत ज़्यादा, सोल्जर्स का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और यहीं से स्टार्ट हो जाती है उन रिवोल्ट ऑफ 1857 में, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे। एक डलहौजी हमारे एक गवर्नर हुआ करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो वो क्या करते थे, इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने कई सारे प्रिंसली स्टेट थे ना, उसको एक्वायर कर लिया था, उनको अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी एक्वायर मैनी प्रिंसली स्टेट एंड दे जॉइन द रिवॉल्ट। और जिन जिन जो प्रिंसली स्टेट थे जिनका जैसे कि झांसी को एनेक्स कर लिया गया था, तो जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, जिनको एक्वायर कर लिया था, और जो वहाँ के जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्ट लिया, ठीक है। अब एक और जो पॉलिटिकल रीजन है वो क्या है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध लेड टू अनरेस्ट अमंग द पीपल एंड द सोल्जर्स एज लार्ज नंबर। अब एक्चुअली क्या था कि अब उस टाइम अवध का भी एनेक्सेशन हो चुका था, और जो मैक्सिमम सोल्जर्स थे ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, अवध से करते थे, ठीक है। और वो जो सोल्जर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, जो कि अवध से बिलोंग होते थे, वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे नवाब के खिलाफ, जो उनका वहाँ का किंग था, प्रिंसली स्टेट का जो किंग था, उनके साथ, ठीक है। तो बेसिकली उनकी एक इंटीग्रिटी पे आके एक अंदर की जो भावना होती है उसको जाके ठोस पहुंचा था। तो एक ये भी रीज़न होता है कि जो इन लोगों ने जो है पार्ट लिया किसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है। एक और रीज़न है कि एक परमानेंट सेटलमेंट भी लागू हो गया था बहुत सारी एरिया में, जिसके वजह से जो वहाँ की आम जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, उनको एक एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आ गया था बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये सब जो है ये पॉलिटिकल रीजंस हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, जो कि लीड करते हैं कि इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, इनकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ कह सकते हैं, या फिर इम्पैक्ट था, ये भी एक कहीं रीजंस थे उस रिवॉल्ट के पीछे, ठीक है। हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉसेस के बारे में। जो टैक्सेशन रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन मेड पीपल पुअर विच लीड टू रीसेटलमेंट अमंग द फार्मर्स एंड द पीसेंट। तो बेसिकली क्या था, जो टैक्सेशन था उस टाइम, जो टैक्स रेट था बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिससे कि जो वहाँ के आम लोग थे वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे, ठीक है। और उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपनी जगह से छोड़ के कहीं और जाएं या फिर कुछ और काम करें, क्योंकि वो उसमें अपना पेट नहीं भर पाते थे, या फिर अपने फैमिली को का गुजारा नहीं कर पाते थे, ठीक है। दूसरा क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। लोग बाहर की चीज़ें खरीद रहे थे, जो इंडिया की चीज़ें थी, जो इंडिया में बनाई जाती थी, वो चीज़ें खरीदना एकदम बंद कर दिया था, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें थी वो बहुत सस्ती हुआ करती थी, और जो इंडिया की जो हैंडमेड चीज़ें थी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग उतने अच्छे से नहीं, मतलब हम लोग बनाते थे चीज़ें, बट लेकिन वो कॉस्टली हुआ करती थी। तो जो लोग थे वो क्या खरीदते थे, वो बाहर की चीज़ें खरीदते थे, जो कि बहुत सस्ता हुआ करता था। इसके कारण क्या होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो वहाँ पे जो लोग बनाने वाले थे हमारे इंडिया के अंदर,
उनको उनका कोई सामान कोई खरीदता नहीं था, तो फिर उससे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, चले हम बात करते हैं कल्चरल कॉसेस के। जो पहला पॉइंट बोलता है वो क्या बोलता है, द हिंदू ऑर्थोडॉक्स में नॉट हैप्पी विद रिफॉर्म्स लॉ लाइक एंटी सती लॉ, विडो रीमैरिज। अब ये कुछ लॉ ला दिया गया था, एक एंटी सती लॉ ला दिया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट ला दिया गया था। ठीक है, तो इसके कारण जो भी हमारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उस टाइम हम लोग ये माना करते थे कि जो भी हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे, वो लोग ये मानते थे कि नहीं, जो सती है वो अच्छा होता है, जो विडो रीमैरिज है वो गंदा है। ठीक है, तो वो इन सब के खिलाफ थे, जो भी वो ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, और वो लोग इन सब लॉ से, इन सब एक्ट से वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो उनका जो रिलीजन जो है, जो उनका रिलीजन है वो उसमें अंगड़ी डाल रहे हैं, वो उसमें रोका टाकी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो यूनिकनेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको ऐसा लगा करता था। ठीक है, तो एक ये रीज़न बनता है इस रिवॉल्ट का जो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द हिंदू प्रीस्ट क्लास फील्ड थ्रेटन ड्यू टू सम क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़। अब क्या था कि उस टाइम जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो हमारे इंडिया के अंदर आई रही थी, वो कन्वर्जन कर रही थी जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे अपने क्रिश्चियन में, और क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाह रहे थे। तो जो भी हमारे हिंदू प्रीस्ट क्लास थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द मुस्लिम एलाइट्स लॉस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट आफ्टर 1837 वेयर इंग्लिश वर मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल दीज प्लेड की रोल इन द इग्नाइटिंग द रिवॉल्ट। अब बेसिकली क्या था कि जो मुस्लिम एलाइट्स थे ना, उनकी इम्पोर्टेंस, जो उनकी पोजीशन हुआ करती थी 1837 से पहले, वो सब ले ली गई थी। ठीक है, वो सब छीन ली गई थी, और जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की वो इंग्लिश बना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि जो मुस्लिम्स एलाइट पीपल थे वो लोग इस रिवॉल्ट के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। और यही सब की पॉइंट्स है, यही सब रीजंस हैं जो कि इस रिवॉल्ट 1857 को इग्नाइट करता है, इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 होते हैं। तो सो दीज आर द रीजंस, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, चले हम बात करते हैं सेंट्रल लीडर्स, कौन कौन से लीडर्स थे और कहाँ कहाँ सेंटर था। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड था किससे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है, तो मंगल पांडे सोल्जर थे ये, कि कहाँ के थे, बैरकपुर के थे। ठीक है, और इनकी जो आर्मी थी उनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो था 34th नेटिव इन्फेंट्री बंगाल आर्मी। तो इस इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे। ठीक है, तो इनका भी बहुत मेन कंट्रीब्यूशन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो लोग थे वो कौन कौन थे, जो दिल्ली के अंदर एक तरीके से जो लीडर्स थे जो कि इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ा रहे थे, वो कौन कौन से थे, एक थे बहादुर शाह जाफर। ठीक है, दूसरी थी जीनत महल, एंड थर्ड थे बख्तावर खान। ठीक है, जिसको सूबेदार भी बोला जाता है। ठीक है, बरेली के अंदर कौन थे, खान बहादुर खान। झांसी के अंदर मैंने बताया आपको रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब ये सब मेन लीडर्स हैं जो कि इस रिवॉल्ट से एसोसिएटेड थे, ये इस रिवॉल्ट को अलग अलग जगह पे कर रहे थे। ठीक है, लखनऊ के अंदर कौन थी, लखनऊ के अंदर थी बेगम हजरत महल। फैज़ाबाद में कौन थे, फैज़ाबाद में थे मौलवी वादे उल्ला। कानपुर में कौन थे, नाना साहिब थे, टाटा टोपिये थे, अजीमुल दब थे। आरा एक जगह है जो कि जगदीशपुर बिहार में है, वहाँ के अंदर कौन थे, वहाँ पे थे महाराजा कुंवर सिंह। पटना के अंदर कौन मेन लीडर थे, वो थे मौलवी पीर अली। और जो मेरठ के अंदर थे वो थे सोल्जर्स ऑफ मेरठ। तो बेसिकली जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को। ठीक है, और यहीं से ये जो रिवॉल्ट था ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये किन्होंने स्टार्ट किया था, सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। तो मेरठ की जो आर्मी थी, वहाँ के जो सोल्जर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही काम करते थे, उन्होंने ही अपने सीनियर को मार दिया था, और वहाँ से जितने भी गन्स थे उनको लेके वो दिल्ली की तरफ जाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे चलो दिल्ली का एक तरीके से नारा उन्होंने लगाते हुए बस दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अब दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहादुर शाह जाफर थे। ठीक है, क्योंकि उनको अब क्या थे कि ये तो सोल्जर्स थे, अब उनको एक मेन लीडर की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मुग़ल का हमेशा से बहुत ज़्यादा दबाव रहा है हमेशा से। तो यहाँ पे एक मुग़ल किंग थे बहादुर शाह जाफर, वो दिल्ली में थे।
तो इसलिए जितने भी सोल्जर्स थे वहाँ पे अपने सीनियर्स को मारने के बाद, जो भी इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको मारने के बाद वो सब दिल्ली की तरफ जाने लगे थे, और वो बहादुर शाह जाफर से मदद मांगने के लिए दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ी बहुत स्टोरी है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, और बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो यही है। हम बात करते हैं कि ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो गया था। ठीक है, ये फेल हुआ था, वो क्यों हुआ था? देखो क्यों हुआ था, जो पहला रीज़न है, जो मेन रीज़न है वो क्या था, वो था कि भाई ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, इट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल लीडर उभर के नहीं आया उस टाइम। सब अपने अपने में थे कि सब अपने में लीडर हुआ करते थे। कोई एक मेन पर्टिकुलर लीडर नहीं था कि वो ऑर्गेनाइज करके इस चीज़ को आगे बढ़ाता का। अगर हम ऑर्गेनाइज करके कर पाते तो शायद हम लोग बहुत पहले इंडिपेंडेंस हम लोग को मिल पाती। ठीक है, बट लेकिन ये जो रिवॉल्ट था ऑर्गेनाइज नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, बेसिकली ये जो रिवॉल्ट था ना, ये स्टार्ट होना था, मतलब जो डिसाइड किया गया था डेट स्टार्ट होने का, वो था 30 मई। ठीक है, बट लेकिन जो इंसिडेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका था वो हो चुका था 10 मई को मेरठ में, जब मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स, मतलब जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनके ऊपर, और जो उनके सीनियर्स थे उनके ऊपर। ठीक है, सेकंड था द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप वाज पुअर। जो भी थोड़े बहुत लीडर्स थे उनकी जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। वो लोग, अब जैसे बहादुर शाह जाफर थे, वो खुद बूढ़े थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें वो लोग वो चल रहे थे। ठीक है, और वो अराउंड 82 ईयर के एज थी उनकी। ठीक है, तो एक तरीके से एक बुलंद लीडर नहीं था हमारे पास। तो बेसिकली जो लीडरशिप क्वालिटी थी ना वो एकदम बहुत ज़्यादा पुअर थी। ठीक है, और ये जो रिवॉल्ट था ना ये पूरे के पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, नॉट एन ऑल इंडिया रिवॉल्ट। ठीक है, हम इसको ऑल इंडिया रिवॉल्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया था और वेस्ट इंडिया था, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं हुआ था, कोई भी इफेक्ट, मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा कोई अफेक्टेड नहीं हुआ था ये इस रिवॉल्ट से। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा कोई लीडर नहीं था जो कि इस रिवॉल्ट में साथ देता, जो भी इंडियन लोग थे, ठीक है, उनका, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होता ऐसा। तो जो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया थी ये एकदम अनटच्ड एरिया थे, यहाँ पे इस रिवॉल्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। नॉट सपोर्टेड बाय ऑल क्लास लाइक जमींदार, महाजन एंड मोस्ट प्रिंसेस हेल्प द ब्रिटिश। अब ये जो रिवॉल्ट का जो सपोर्ट था ना वो सारी क्लासेस ने नहीं दिया था। अब जैसे जमींदार थे, महाजन थे, ठीक है, और जो प्रिंसेस थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसों में पला करते थे, तो इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की है, ब्रिटिश की हेल्प की है, ना कि इन्होंने हम लोग जो रिवोल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे उनकी हेल्प नहीं की थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। ठीक है, तो इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। जो भी मिडिल एजुकेटेड क्लास के जो लोग थे, ठीक है, वो न्यूट्रल थे। उन्होंने ना ही ब्रिटिशर्स की हेल्प की, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, और ना ही यहाँ पे इन लोगों की हेल्प की। ठीक है, और जो मेन रीज़न था वो क्या था कि भाई हमारे पास आर्म्स और एम्यूनिशन बहुत कम थे। हमारे पास जो गोली बारूद था वो बहुत कम था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग इस वजह से, एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हम लोग वहाँ पे हार जाते हैं। क्योंकि क्या था कि जो मेनली जो हमारे जो प्रिंसेस थे जो लड़ रहे थे, ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग कैसे लड़ते थे? तलवार से लड़ते थे, भाला से लड़ते थे। बट जो आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, उनके पास क्या था? उनके पास बंदूक हुआ करती थी, वो दूर से गोली मार देंगे, मर जाएंगे, हमें पास जाके मारना होता था। तो बेसिकली एक ये मेन रीज़न भी होता है कि हम लोगों के पास आर्म्स और बेसिकली जो गोली बारूद है वो नहीं, बहुत कम थे, या फिर वो नहीं थे। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एक रीज़न, ये सब जो है वो रीज़न है कि हमारा जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो फेल क्यों हुआ बेसिकली। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस। अब क्या है, जो ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको अलग अलग नाम दिया है, इस रिवॉल्ट को अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग समझा है। ठीक है, जैसे एक हमारे फॉरेन हिस्टोरियन है टेलर, उन्होंने बोला है कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ये बस एक सिपाही म्यूटिनी थी। ठीक है, ये क्या थी? एक सिपाही म्यूटिनी थी। एक और हिस्टोरियन है आउटरैम, उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश, ये मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एक थे TR हॉलमस, उन्होंने बोला कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, ये क्या है? ये है क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। ठीक है, फिर थे डिसरेल, इन्होंने बोला कि ये जो रिवॉल्ट था ये एक नेशनल अपराइजिंग था।
ठीक है। हमारे एक वीडी सावरकर है, उन्होंने इस रिवॉल्ट को बोला था इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला है, तो वीडी सावरकर ने बोला है। एक थे आरसी माजुबदार, इन्होंने बोला नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ना ही तो ये पहला कोई वॉर है, ठीक है, ना ही ये किसी नेशनल के लिए वॉर लड़ा गया था, और ना ही ये किसी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ा गया था। इन्होंने बोले ये जो वॉर था ये सबने अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, जो भी प्रिंसेस जितने भी लोग थे, ठीक है, वो लोग लड़ रहे थे कि भाई उनका स्टेट एनेक्स कर दिया गया था। ठीक है, जो आम लोग थे, ठीक है, वो लोग लड़ रहे थे कि भाई उनको रिलीजन से लेके उनके लिए प्रॉब्लम था। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ह्यूमिलिएट करा जाता था, इस वजह से लड़ रहे थे। तो सबके अलग अलग रीजंस थे, ना कि किसी हर एक का एक रीज़न था कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, सबके अलग अलग रीजंस थे। बिपिन चंद्रा है, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इन्होंने इस रिवॉल्ट को बोला पॉपुलर अपराइजिंग। ठीक है, और एक इरफान हबीब है, उन्होंने बोला डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर एक लोगों के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टिव था इस रिवॉल्ट के अंदर आने का। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, और भी बहुत लोग हैं और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ इसको इंटरप्रिटेट किया है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इसी में से जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब 1858 में क्या हुआ, इन 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए 1858 में। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि भाई जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की वो अच्छा हो जाए। ठीक है, अब उस एक्ट के अंदर क्या क्या था, जो द ब्रिटिश क्राउन टुक चार्ज ऑफ इंडिया एंड एंडेड द रूल ऑफ कंपनी। अब क्या हुआ कि इस एक्ट के पास होने के बाद जो कंपनी का रूल था ना, उसको एंड कर दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन ने उसकी पूरा का पूरा इंडिया का पूरा चार्ज ले लिया। ठीक है, एक नई पोस्ट जनरेट की वाइसरॉय की। वाइसरॉय वुड बी अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, वाइसरॉय की एक नई पोस्ट जनरेट करी, और ये बोला गया कि भाई वाइसरॉय को अपॉइंट करेंगे इंडिया के लिए। और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिन। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। अब बेसिकली क्या था ये, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये हमारा, ये मानो कि ये जो पूरा है ये हमारा पूरा इंडिया है। ठीक है, और इस इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो था जो प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, ये जो एरिया है ये प्रिंसली स्टेट का है, ये जो एरिया है ये वाला ये प्रिंसली स्टेट का है, और जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है ये ब्रिटिश इंडिया है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज चलता था। ठीक है, तो ये जो वाइसरॉय की पोस्ट थी ना, वो पोस्ट होगी किसके लिए, पूरे इंडिया के लिए, दिस वन। ठीक है, वो इस पूरे में राज करेगा एक तरीके से। ठीक है, इनका वो होगा। और जो गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, वो उनका जो काम होगा वो किस में होगा, वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम होगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा वो कहाँ पे काम होगा, ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करेगा। और जो वाइसरॉय है वो पूरे इंडिया का होता था। ठीक है, तो एक जो नई पोस्ट जो क्रिएट की थी वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की थी। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू और क्या हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफिस बनाया गया, वहाँ सेटअप एट लंदन में इंडियन काउंसिल ऑफिस बनाया गया। ठीक है, जिसके अंदर 15 मेंबर थे, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और इसको जो हेड करता था वो कौन था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले हुआ करता था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता था कि जो इसके मेंबर्स थे ना, वो सैलरी कहाँ से लेते थे, दे वुड ड्रॉ देयर सैलरी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो इंडिया से जो भी पैसा आता था उनसे वो सैलरी लेते थे। ठीक है, जिनको बाद में जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया कि भाई ये हमारे उसको ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, बाद में या उस टाइम जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, अब 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, जिसको बोलते हैं क्वीन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, उस प्रोक्लेमेशन में क्या क्या था कि भाई अब हम एनेक्सेशन बहुत कम करेंगे, एनेक्सेशन ना के बराबर करेंगे। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे पहले रिलीजन कन्वर्जन हुआ करता था कि भाई मुस्लिम में क्रिश्चियन, मुस्लिम लोगों को
क्रिश्चियनिटी में या फिर हिंदू लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए फोर्स करते थे, पर अब कोई भी फोर्स नहीं करेगा किसी को कन्वर्ट होने के लिए, जिसको होना है वो अपने आप होगा, ठीक है। और एंड थर्ड पॉइंट क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इंग्लिश और इंडियन में रिक्रूटमेंट से। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, कि अगर जो भी सर्विसेज है, ठीक है, उनमें जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश, सबके लिए एक ही रहेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। सो गाइस थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ hit the like button, subscribe my channel and please share my videos यार। Bye, take care, God bless you।